फाइनली एक साल बाद आंसर की आ ही गई। जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी के नोटिफिकेशन के थ्रू आज ही प्रीलिम्स 2023 की ऑफिशियल आंसर की अब आ चुकी है। मतलब आप मिला सकते हैं अपने अब आंसर्स, और साथ ही में एक झटका लगा है। झटका ये है, एक सवाल डिलीट कर दिया गया है। 2 नंबर का सवाल अब वहां से हटा दिया गया है, इस सवाल को डिलीट कर दिया गया है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्या आंसर हो सकता था, ये हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जब पेपर आया था तो हमने 2 से 3 क्वेश्चन को हम लोगों को निकाला था कि यार इसका सवाल का उत्तर जो है ना वो सही नहीं निकल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब उन्हीं सवालों का क्या क्या उत्तर है और इसको क्यों काटा गया है, क्या है ये पूरा का पूरा मुद्दा, डिटेल में देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के जो वेबसाइट है वहां जाना है, वहां से आप आंसर की वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। जनरल स्टडीज 1, ये आज की डेट है 9/5/2024, और आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये वही सीसैट है जिसको मतलब हालत खराब हो गई थी लगा लगाकर, तो आपके लिए पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा काम करेगा। अब इससे आपके अगले प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिल सकते हैं। यूपीएससी सवाल कैसे पूछती है, आखिर गलत सवाल कैसे पूछती है, सीसैट का पूरा अच्छे खासा पीवाईक्यू आप लगा के जाइएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आखिर इस सवाल में था क्या जिसकी वजह से इसको निकाल दिया गया था। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन स्कोरिंग में लिया गया है 99, और एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है और यहां आप देखोगे x 34 नंबर पर काट दिया गया है। ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, 2020 में भी यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन को ड्रॉप किया था। 2021 में भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया था, और अब 2023 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है। यूपीएससी जब क्वेश्चन ड्रॉप कर देती है तो फिर आंसर उत्तर नहीं बताती है कि भाई इसका प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है, बस हटा देती है, क्योंकि भाई वो कमीशन है, बॉडी है, पावर है उनके पास। आइए देखते हैं वो सवाल क्या है जो यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है। इन सवालों पर पिछले साल पेटिशन भी था, इन सवालों पर और इन जैसे 2 और सवालों पर पेटिशन फाइल हुई थी दिल्ली के हाई कोर्ट में। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल क्या पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड, ये टर्म ध्यान से रखिएगा, वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो मूल अधिकारों का जो न्यायिक इंटरप्रिटेशन है ना, उसके लिए क्या इनमें से कौन से अमेंडमेंट को चुना गया था, मतलब कौन से अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट्स के जो उसके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसकी व्याख्या किसमें सबसे ज्यादा की गई थी। यहां पर 2 कीवर्ड यूज किए गए हैं, वाइडली बिलीव्ड। ठीक है, ये जो वाइडली बिलीव्ड है ना, कौन बिलीव करता है? वाइडली मतलब क्या होता है, हम बिलीव करें, आप बिलीव करें। वाइडली बिलीव में ही क्वेश्चन का आंसर जो है अब वो गलत हो गया है। अब देखिए, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। 44 और 86 वो क्यों, वो आगे मैं बताऊंगा। इन्हीं दोनों में मामला फंसा हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, ये दोनों ही अमेंडमेंट एक्ट जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कंट्रोल करने के लिए ले आए गए थे। ये हमारा 1951 में आया था पहला, और ये 1976 में आया था इमरजेंसी के दौरान, जिसको हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आया था। दोनों अमेंडमेंट का मूल उद्देश्य यही था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और मूल अधिकारों के इंटरप्रिटेशन पर बात हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं जिससे शायद आपको मतलब यकीन नहीं होगा। मैंने, अच्छा ये देखिए, सीसैट में मामला एकदम सेट है, 80 सवाल आते हैं और 80 के 80 पूरे आए हुए हैं, वो सब सेट है। सीसैट का है ये पेपर, कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया गया इस बार। ठीक है, ये वो 2 सवाल हैं जिनके बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
और ये कॉन्स्टिट्यूशन भाई क्या सवाल था, ये आखिरी में बात करूंगा, बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। यही सवाल जब मैंने पाई जीपीटी से पूछा, पाई जीपीटी आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है, अब बहुत बच्चे मतलब उसको यूज कर रहे हैं। पाई जीपीटी से मैंने वही क्वेश्चन पूछा, तो पाई जीपीटी का कहना है कि सही आंसर जो है वो बी है, बी सही आंसर है, क्योंकि उसका कहना यह है कि जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसमें कई सारे मूल अधिकारों के ऊपर भी बात हुई थी और अधिकारों के ऊपर भी बात हुई थी। और ये पाई जीपीटी कहां से कह रहा है? पाई जीपीटी कह रहा है कि मेरे पास कुछ सोर्सेज ऐसे हैं। अब देखिए एनसीईआरटी से निकाल के दे रहा है पाई जीपीटी। एनसीईआरटी कौन सी है? क्लास 11th की एनसीईआरटी से ये आंसर निकला हुआ है, जहां पे साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि 1970 से लेकर 1975 तक जो पार्लियामेंट है वो कई सारे ऐसे अमेंडमेंट ले आई जहां पर जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से मामला बना था, ठीक है। अब हम लोग यहां पर आते हैं, ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा गया है कि दिस अमेंडमेंट वाज पास इतना इतना इतना, रीडिफाइनिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड द पावर ऑफ द स्टेट्स। अब हम लोग आगे आते हैं। इनफैक्ट पाई जीपीटी के पास कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं रियल टाइम पे अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। रियल टाइम एमसीक्यू, आर्टिकल समरी, एडिटोरियल की समरी, रियल टाइम पीवाईक्यूज, कस्टमाइज कर सकते हैं आप एमसीक्यूज, एनसीईआरटी की समरी है, करंट अफेयर्स का सिनॉप्सिस है। ये एआई टूल बहुत पावरफुल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में टूल है यूपीएससी का एआई टूल, वहां जाइए और अभी इंस्टॉल करिए, यूज करना शुरू करिए, क्योंकि AIR1 आदित्य श्रीवास्तव ने जिस क्वेश्चन का सैंपल मॉडल आंसर लिखा था उसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एआई ने इतना अच्छा आंसर लिखा है कि बिल्कुल मैच कर रहा है। बहुत अच्छा है, आप जाके खुद ट्राई करके देखिए। ये देखिए, ये है वो सोर्स, क्लास 11 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। क्या बता रहा है इसमें कि पार्लियामेंट रिपीटेडली मेड अमेंडमेंट टू ओवरकम द एडवर्स इंटरप्रिटेशन बाय द जुडिशरी। तो यही था, एक जगह यहां दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। इनफैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 भी अब आने वाला है, अब 26 भी है। अगले साल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी है, जहां पर मैं और आद्या मैन हम लोग 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप के तहत जुड़ेंगे, मेंस आंसर राइटिंग के तहत जुड़ेंगे। इनफैक्ट लेक्चर्स बेसिस पे क्लासेस होंगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं। ये मशवरा हमारे इनिशिएटिव का नाम है, चैलेंजेस आपके सॉल्यूशन हमारा, चाहे आप फुल टाइम हो, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब 42वां संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वहीं पहला अमेंडमेंट एक्ट क्या था? पहला अमेंडमेंट एक्ट ये था जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस यूनियन, चंपकम दोराई राजन का मामला था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर कुछ चीजों को स्ट्रक डाउन कर दिया था, रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसी वजह से यह मामला उठकर आया। मतलब कि जो आर्टिकल हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था ना, वो क्या कर रहा था कि पब्लिक सेफ्टी लॉज, प्रेस रिलेटेड लॉज और क्रिमिनल प्रोविजन को मतलब उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा था, लोग अच्छी तरीके से इसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमारा पहला अमेंडमेंट आया था वो इसी वजह से आया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतनी पावर आ चुकी थी कि वो डिफाइन नहीं करना चाहते थे किसी भी केस को, पेटिशन को वो अगर स्ट्रक डाउन कर रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी है हमारे पूरे लैंडमार्क जजमेंट में से कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये सारी के सारे जो पेटिशंस डाली गई थी उसको कर्टेल कर दिया गया था, ठीक है। वहीं पर 42वां संशोधन तो आपको पता है जो इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। हमारे प्रियम्बल में भी चेंज हुआ था, आर्टिकल 257A आया था जहां पे सेंटर को डिप्लॉय कर सकते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पूरे के पूरे राज्य कंट्री में।
सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी जैसे वर्ड यूज हुए थे, वहां पे शब्द यूज हुए थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिड्यूस किया गया था। 44वां अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 42वां को ठीक करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के पावर को रिव्यू करने के लिए था। फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के फंडामेंटल राइट कहां पे, लीगल राइट में डाल दिया गया आर्टिकल 300A में, ठीक है। 86वां जो अमेंडमेंट एक्ट था वो बिल्कुल राइट टू एजुकेशन के लिए था, जो बच्चों के लिए था और कंपलसरी एजुकेशन था, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। तो पहले और दूसरे आंसर में डाउट है, यूपीएससी ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया है। अब हम लोग आते हैं 31 और 77 वाला जो क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन क्या बात कर रहा था कि भाई इसमें भी कंफ्यूजन थी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। लोगों को कंफ्यूजन था कहीं ना कहीं ए में और बी में। सही जवाब इसका है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये नहीं होगा आंसर। तो ये ए इसका आंसर है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आया हुआ है। अच्छा ठीक है, 77वां क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन में यहां पर लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू Constitution of India, the central government has a duty to protect state from internal disturbance. अब जो पेटिशन फाइल हुई थी वो कह रहा था कि इसका जवाब तो ओनली 2 है, कि ओनली 2 का मतलब कि ओनली 2 इसमें सही है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है। हमारे संविधान में यूनियन गवर्नमेंट लिखा है, यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है, कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा, इसका भी पिटीशन फाइल हुई थी, इस बेसिस पे फिर तो ये आंसर गलत होगा। ओनली 2 है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो ऐसी कोई सारी चीजें चल रही थी, लेकिन हाँ जो मामला ड्रॉप आउट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, है ना। चलिए मैं यहां पर फिर से आपसे कहता हूं कि ऐसी सब चीजों के लिए आप अब एआई टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जो मेंटरशिप का फॉर्म है आप उसको फिल कर सकते हैं, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप। और ये है PyGPT जो कि आप इसको यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। आपको आज अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, आप 1 साल बाद देखिएगा, आप खुद थैंक यू बोलेंगे मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।